अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे कि जीआरई में लैंग्वेज की वोकैबुलरी के वर्ड क्यों डाले हुए हैं? ये वर्ड तो गोरों को भी नहीं आते, जो यूज नहीं करते ना डेली लाइफ में। कोई साथी बताएगा इस पे, क्या इसकी सेंस बनती है कि नहीं बनती? सर ये जो आर्टिकल्स है ना, जैसे वाशिंगटन सॉरी न्यूयॉर्कर, जो ये न्यूज़पेपर है फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टाइम्स, या फिर गार्डियन, तो इनके अंदर इन वर्ड्स को जो है ना वो यूज किया जाता है। तो मे बी ये जो आर्टिकल्स जीआरई के अंदर आते हैं, बेसिकली पैसेज जो आता है, तो ये इन वेबसाइट से वो कुछ वर्ड्स सॉरी कुछ जो टेक्स्ट का पोर्शन है वो पिक करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बुक से वो लेते हैं। तो इस वजह से फिर ये वर्ड्स जो है नहीं, लेकिन जो आप लोगों की भी जो इस क्लास की एवरेज वोकैबुलरी है, सिलिकॉन वैली की एवरेज वोकैबुलरी भी इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये वर्ड इंजीनियर्स तो यूज नहीं करते, टेक्निकल लोग यूज नहीं करते, प्रोफेसर यूज नहीं करते, पब्लिकेशंस में यूज नहीं होते। तो क्यों वो ये पूछते हैं आप लोगों से? क्या ये गलत कर रहे हैं आपके ख्याल में? इसकी सेंस बनती है कि नहीं बनती? यानी कि आप मैथ पूछ लें, एनालिटिक्स पूछ लें, फिजिक्स का नॉलेज पूछ लें, ये वोकैबुलरी क्या चीज है जब ये वर्ड नॉर्मली हम यूज नहीं करेंगे, यानी कि बगैर भी गुजारा हो सकता सर मे बी वो हमारी कम्युनिकेशन टेस्ट करना चाहते हैं कि जब हम लोग है। कम्युनिकेशन करते हैं तो हम किसी लोग की मुश्किल अल्फाज कम्युनिकेशन नहीं भी यूज होती। करते हैं। नहीं, क्या कहते हैं, नहीं और ये अल्फाज कम्युनिकेशन में भी यूज नहीं होते, यानी कि इनके अल्फाज के बगैर भी गुजारा हो सकता है। तो ये क्यों इतने मुश्किल अल्फाज इन्होंने डाले हुए जी? अगर ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, हम अपने एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं कि ये डज दिस सेक्शन इवन मेक सेंस? यदि किसी का कोई आंसर नहीं करता तो कहें कि हमारे ख्याल में नहीं करता, बोले तो सही। फील कंफर्टेबल इन सेइंग के मेरे ख्याल में नहीं करता। सर वैसे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर हमें ये वर्ड्स नहीं भी आते तो फिर भी हम कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं। और बट स्टिल मतलब आर्टिकल्स हो गए, और फिर अगर हम मूवीज भी देखते हैं ना नेटफ्लिक्स पे या कुछ हॉलीवुड की मूवीज, तो उनके अंदर इस तरह की वो वर्ड्स यूज करते हैं। तो भाई, बट यहाँ जितने पे क्यों कर रहे हैं? अमेरिका में, देखें, जितने अमेरिका में इस टाइम पीएचडी लोग कर रहे हैं, उनमें से भी 90% को ये वर्ड्स नहीं आते। आप लोग भी 6 महीने बाद भूल जाएंगे। सर मेरी नजर में तो गलती है। सर मुझे लगता है कि वो टेस्ट के अंदर कंपटीशन बढ़ाने के लिए अगर आसान वर्ड डाल देंगे तो सबके नंबर बहुत आ जाएंगे, हमारी एबिलिटी चेक करने के लिए कि हम कितना डिफिकल्ट लेवल तक जा सकते हैं। अच्छा, तो डिफिकल्टी वो मैथ के कॉन्सेप्ट्स में देख लें, फिजिक्स में देख लें, बायोलॉजी में देख लें, फाइनेंस में देख लें, इकोनॉमिक्स में देख लें। ये लैंग्वेज की वोकैबुलरी में कौन सी आईक्यू है यार? पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अमेरिका में जो चीजें हैं वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर अ रीजन है कि अमेरिकन जोर बहुत लगाते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो जोर बहुत लगाते हैं एक्सीलेंस के लिए। तो ये नहीं हो सकता कि किसी एक ने जीआरई टेस्ट बना दिया और बाकी ने भी मान लिया, और उन्हें ये पता ही ना चले कि जनाब इस इंग्लिश की वजह से जो काम का कंपिटेंट आईक्यू वाला स्टूडेंट है वो आता ही नहीं है, और जो रट्टा मार सकते हैं वो आ जाते हैं। तो इट देयर इज अ रीजन फॉर इट। ये देखें, कंप्यूटर जब काम करता है तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी दो चीजों से काउंट होती है। एक कि उसके पास डाटा कितना है,
और दूसरा वो डाटा की बेस पे कितनी स्पीड के साथ प्रोसेस कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। ऐसा ही है, एक रैम कितनी है और दूसरा सीपीयू कितना है, इतना ही है। यस सर। तो जो ह्यूमन का आईक्यू है वो भी दो चीजों से मेजर होता है। एक, बंदे की याददाश्त कैसी है, इसे याद कितनी चीजें हैं। फिर अगर उसे किसी बंदे को दो चीजें याद है, वो दो की बेस पे डिसीजन ले लेगा। किसी बंदे को 50 चीजें कोई अपना बंदा दिमाग में रख सकता है, तो वो 50 की बेस पे डिसीजन लेगा। कोई बंदा 100 चीजें ज़हन में रख सकता है, तो 100 की बेस पे डिसीजन लेगा। तो जो मेमोरी आपकी होती है, दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट। तो इस सेक्शन में वो ये देखते हैं कि आप चीजें याद कितनी कर सकते हैं, आपकी मेमोरी का साइज क्या है। क्योंकि अगर किसी बंदे की मेमोरी कम है, तो ऑब्वियसली वो डिसीजन भी छोटे से डाटा सेट पे लेगा। जिस तरह होता है ना, कई लोग एब्सेंट माइंडेड, कि उन्हें किसी ने बताया होता है कोई 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 चीज, मसलन कोई मीटिंग होनी है, उन्हें किसी ने बता दिया मीटिंग कैंसिल होनी है, वो भूल गए, वो फिर भी मीटिंग में पहुंच गए। इट हैपेंस अ लॉट, राइट? Yes, sir. क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीज याद ही नहीं रही। तो जो मेमोरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो और जो लोग बर्न आउट हो जाते हैं, जब इंसान ज्यादा काम करता है ना, रातें जागता है, जरूरत से ज्यादा जोर लगाता है अपनी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, तो वो बर्न आउट होना शुरू हो जाता है। और जब बर्न आउट होता है तो दो चीजें होती हैं, एक मेमोरी आपकी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, और दूसरा आपका आईक्यू इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। क्या आईक्यू का मतलब है कि जब आपके पास एक डाटा है तो आप कितनी देर में डिसीजन लेंगे, वो ब्रेन का बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होता है। और दूसरा, ब्रेन को चीजें याद रहना बंद हो जाती हैं। तो आप अगर आप ही हैं, आप 3 महीने के जंगल में चले जाएं, सारा दिन वहां चुप करके बैठे रहें, कुछ ना करें, 3 महीने बाद आपकी जो मेमोरी है वो लेजर शार्प होगी, आप जीआरई में बहुत अच्छा स्कोर लेंगे। और अगर आप सारा दिन बिजी रहें और गप्पे मारते रहें और कभी सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करें, कभी जॉब में टाइम लगाएं, कहीं पे भी आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी मेमोरी इम्पैक्ट हो जाएगी। तो जीआरई के इस टेस्ट में वो ये देखते हैं कि फ्रेश घोड़ा कौन सा जो तेज दौड़ सकता है, और थका हुआ घोड़ा कौन सा है। जिसने बीएस तो कर ली है, बीएस में जीपीए भी 4 ले लिया है, लेकिन अब उसमें बाकी सकत नहीं रही, वो बर्न आउट है। जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में गए गए होंगे, तो कई लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए होंगे पास्ट में, लेकिन यूनिवर्सिटी में उन्हें ना कोई चीज समझ आती है ना कोई चीज याद रहती है, बड़ी मुश्किल से पास हो रहे होते हैं। ऐसे अपने बेशुमार लोग देखे होंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो। उसकी क्या रीजन है कि वो लोग बर्न आउट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नेवर स्टे लेट एट नाइट, नींद ज्यादा करें। अगर 6 घंटे नींद चाहिए तो 6.5 घंटे नींद करें। तो स्टे अवे फ्रॉम एवरी अदर थिंग, ताकि आपका ब्रेन उन चीजों को प्रोसेस ही ना करे। जिस तरह जो मैंने आखिरी मूवी कब देखी होगी, गैस करे कोई? 10 साल पहले। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आखिरी मूवी कई साल पहले देखी। और मैंने आखिरी टाइम खबरें कब सुनी होंगी, सीएनएन की, या आखिरी टाइम अखबार कब पढ़ा होगा, वो भी कई साल पहले पढ़ा होगा। तो दीज थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मुझे वैसे ही दोस्तों से, जहाँ बैठता हूँ, जहाँ खाना खाता हूँ, वहां से मुझे न्यूज मिलती रहती है। जैसे यहाँ एक बहुत मशहूर प्रोफेसर है। अब देखो, प्रेसिडेंट अमेरिका में कोई भी आ सकता है, ना पता हो, ठीक है, बंदे को नहीं पता चला कोई प्रेसिडेंट आया। लेकिन जब प्रेसिडेंट ओबामा आया, तो वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था, बड़ा शोर मचा, यहाँ पे बड़ी दुनिया को पता चला। तो उन प्रोफेसर साहब को लंच के दौरान जब बात हुई, तो पता ही नहीं चला कि अमेरिका में नया प्रेसिडेंट आ गया और वो ब्लैक है, क्योंकि वो न्यूज फॉलो नहीं थे करते। तो इस तरह लोगों ने अपनी जिंदगी में एफिशिएंसी के तरीके ढूंढे होते हैं। तो डिसिप्लिन जरूरी होता है। तो मैंने ये चीज इसलिए आप लोगों को की है कि जब आपको चीज याद नहीं हो रही, तो इट इज अ इंडिकेशन के यू नीड टू कट डाउन योर स्केड्यूल। अपनी जिंदगी में से कुछ चीजें निकालें जिनमें आपकी इमोशनल एनर्जी लगती है, या जिनमें आपका वैसे जोर लगता है, ताकि आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म करें। ये बात सबको समझ आ गई है? Yes, sir. यस सर।
तो किन किन साथियों के लिए ये बात नहीं थी, उन्हें ये बात पहले नहीं थी पता? हैंड रेज करो। तो इसलिए आप में से आज के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो जीतेगा वही जो अपनी जिंदगी को सिंपल रखेगा और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लेगा जिसकी उस वक्त उसे जरूरत है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि अगर जीआरई कर रहे हो तो भाई लीड कोड बंद कर दो, लीड कोड ना करो। दिन में 2-3 घंटे लीड कोड जीआरई करो, बाकी दबा के नींद पूरी करो, दिन को भी रात को भी। दिन को लंच में भी पॉज लो। घर वालों का कोई काम ना करो। घर वालों को लगेगा कि आप वेले फिर रहे हो, काम नहीं कर रहे, लेकिन घर वालों का काम ना करो। उन्हें कहो जी मेरा एग्जाम है ये और मुझे इस पे फोकस कर लेने दें ताकि आपके नंबर अच्छे हैं। और जो बंदा बर्न आउट हो जाता है उसे वापस आने में भी कई दिन लगते हैं, महीने लगते हैं कई। तो इसलिए अगर आप जीआरई से 2 महीने पहले ये स्केड्यूल बना लें कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करना शुरू कर दें, सोशल मीडिया सारा बंद कर दें और सिर्फ उन लोगों से बात करें जो आपके साथ जीआरई तैयार कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज द वे टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। अगर आप साथ नौकरी कर रहे हैं, शाम को जीआरई कर रहे हैं, तो भाई फिर जिस तरह आप अपने कैरियर को पार्ट टाइम एफर्ट दे रहे हैं, कैरियर भी आपको रिस्पॉन्ड में पार्ट टाइम रिवार्ड ही देगा। वो बंदा आपसे आगे निकल जाएगा जिसने फोकस होके आइल्स और जीआरई किया। क्योंकि ये एग्जाम पूरी दुनिया के लिए एक होते हैं, तो इनमें जो स्कोर है वो बड़ा मैटर करता है। इससे यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि बाकी जीपीए तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। जी किसी का क्वेश्चन? तो अब सब लोग मेरे से एग्री हो गए हैं कि जीआरई की अच्छी तैयारी करने के लिए जितना जरूरी पढ़ना जीआरई को, उससे ज्यादा जरूरी है ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना, और ताकि आपकी मेमोरी अच्छी हो, ब्रेन। तो ग्रेट। तो आप में से जिन लोगों के पास थोड़ी सी एनर्जी हो, गो ऑन लिंक्डइन एंड राइट अ स्मॉल पोस्ट ऑन इट। तो आपके जहन में जो भी चीजें आती है ना, तो ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू पोस्ट। और पोस्ट के लिए टाइम रखेंगे, मैंने आधे घंटे से ज्यादा या घंटे से ज्यादा पोस्ट लिखने में नहीं लगा। जैसी भी पोस्ट लिखी जाती है, जैसी भी आपको इंग्लिश आती है उसमें पोस्ट लिखें, एक्सप्रेस करना सीखें ताकि आपको एक्सप्रेस करना जल्दी से जल्दी आ जाए। सारी उम्र मेहनत आप करते रहेंगे और आपका रिवार्ड वो ले जाता रहेगा जो आपसे अच्छा प्रेजेंट करता होगा, आपसे अच्छा बोलता होगा, आपसे अच्छा एक्सप्रेस कर सकता होगा हर जगह पे। बाकी सर तलहा पहुंच गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो एनीबॉडी हु डजंट नो सर तलहा, हैंड रेज कर दें। अच्छा, तो अगर आप सर तलहा को नहीं जानते तो इसका मतलब आप हाई कोर्ट गुरु में बहुत ही नए हैं। तो सर तलहा हैज बीन अवर लीड मॉडरेटर। उन्होंने लीडर की तरह खुद भी पढ़ा और बाकियों को भी पढ़ाया पिछला 1.5 साल। तो उन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, फिर वो 4 साल इलेक्ट्रिकल का ही काम करते रहे फैक्ट्री में गुजरांवाला में। अप्लाई करते रहे स्कॉलरशिप्स के लिए, नहीं हुए, फिर वो हाईकोर्ट गुरु पे आए। फिर उन्होंने अब क्या कहते हैं बीएससी इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी सिर्फ बीएस किया हुआ था, तो उन्हें अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी मिल गई है और दुनिया के टॉप के प्रोफेसर के पास मिली है। तो रीजन क्या थी कि वो हाईकोर्ट गुरु के आए और वो कंसिस्टेंट रहे और वो गाइडेंस को सीरियसली लिया करते थे और डिसिप्लिन। तो मैंने उनके बारे में पोस्ट की है। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए सोसाइटी में आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाएं, पोस्ट को लिंक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें उस पर। इट इज अ बिग सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेल अवर यूनिवर्सिटीज कि कैरियर कोचिंग एक सीरियस चीज है और ये स्टूडेंट्स को देनी चाहिए यूनिवर्सिटीज को। यूनिवर्सिटी में सिर्फ कोर्स वर्क नहीं करवाना होता, कैरियर कोचिंग देनी होती है। क्योंकि अमेरिका में लाखों स्कॉलरशिप है,
हजारों हर साल ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज बच्चों को बताती नहीं है और बच्चे ये समझते रहते हैं कि अमेरिका सिर्फ हो जाएगा जो बहुत ही कोई इंतहाई ज़हीन आदमी है। हालांकि अमेरिका में सारे आप जैसे मेरे जैसे लोग आए हुए, जो 99% लोग हैं वो नॉर्मल लोग हैं, सिर्फ एक स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करके आए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जीआरई कैसे करना। तो आप भी आ सकते हैं और यहाँ आने के लिए कोई रुपया नहीं चाहिए, आपकी हर चीज फंडेड होगी। और स्कॉलरशिप नॉर्मल $2000 होता है, जो कि जिसमें आपके सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं और आप घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में रह के आप जितने पैसे घर वालों को देंगे, अमेरिका में पढ़ के आप उससे ज्यादा पैसे और यहाँ फैमिली भी रख सकते हैं। तो काफी सारे लोग होते हैं पीएचडी में जिनके 1-2 बच्चे होते हैं, वो साथ रह रहे होते हैं, गुजारा हो रहा होता है अच्छा। तो एनी क्वेश्चन ऑन इट, एनी फीडबैक? सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। जी सर आपने कहा कि जब आप जीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो बाकी टाइम है वो आप ज़्यादातर फ्री रहने की यहाँ पे कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल। यहाँ पे जॉब करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम जॉब को साइड पे करते हैं, बट अगर हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं सर, हमारी जो क्लासेस है वो तो हम नहीं लाइक उनको क्विट कर सके। तो उसके लिए आपकी क्या सजेशन है कि लाइक और एक उसका हाँ, वो या उसके लिए या तो आप जीआरई छुट्टियों में तैयार करें या फिर 8th सेमेस्टर के बाद करें, डिग्री ओके पूरी सर। होने के बाद, जी या सर। आप 3rd ईयर की छुट्टियों में कर लें। लेकिन करनी छुट्टियों में चाहिए, क्योंकि जीआरई के रिजल्ट कार्ड पे ये नहीं लिखा होता कि बंदा दिन में और भी कोई काम करता था कि नहीं करता था, सिर्फ ये पता नंबर कितने आए। तो हमें नंबर ज्यादा चाहिए, उतने ज्यादा चाहिए जितने हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। राइट? जी सर ठीक है। तो तलाल आपको भी बात समझ में आ गई है यस सर। कि क्यों जॉब छोड़ना जरूरी है और फुली फोकस करना। Yes, sir. जी सर। ये किसी और को क्यूरी तो क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछे, फिर हम क्लास रिज्यूम करते हैं। ऐसा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सब लोगों को सब बातें समझ आ गई हैं, चलिए अच्छी बात है। क्या कहते हैं, लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर। हमारे पास सक्सेस का, सर्वाइवल का एक ही रास्ता है और वो है बाय वर्किंग इन अ ग्रुप। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर लेट्स सपोज आप इस्लामाबाद में रहते हैं, अगर कराची का कि बंदा अमेरिका चला जाए पीएचडी करने या उसे गूगल में जॉब मिल जाए, तो आपको क्या फायदा होगा उससे? एक अननोन बंदा चला गया अमेरिका, तो क्या वो कोई फायदा होगा उससे या नहीं होगा? न्यूट्रल होगा कि कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, या नुकसान होगा कि उसने मेरी सीट मार ली, अगर रोना जाता तो शायद मैं चला जाता। भाई इस पर जवाब आना चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। सर ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। अगर तो कोई अपना करियर बनाता है तो वो उसका अपना करियर है, उसकी अपनी लाइफ है। अच्छा ठीक है। अच्छा जबरदस्त। इन पे फंसी से कौन कौन बंदा एग्री करता है? सब हैंड रेज करते हैं जो जो एग्री करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। और जो डिसएग्री करते हैं, कोई बताया क्यों डिसएग्री करता है? सर मेरे ख्याल से अगर लाइक पाकिस्तान से बंदा किसी कंपनी में हायर हो रहा है तो नो डाउट आपको डायरेक्टली उतना शायद फायदा ना हो, बट ये है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी कंट्री का नाम जो इंटरनेशनली वो आ रहा है, और सेकेंडली है कि अगर वो बंदा आपकी कंट्री का तो फ्यूचर में अगर वहाँ पे आपको उससे गाइडेंस चाहिए होगी तो मेरे ख्याल से वो बंदा आपको कंट्री का समझ के में भी ज़्यादा गाइड अच्छे तरीके से कर सके, तो थोड़ा ठीक। बहुत मेरे ख्याल से फायदा हो सकता है हमें। अच्छा ठीक है, ये पार्शली जवाब सही है। कंप्लीट आंसर ये है कि आपको इंतहाई ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप कराची में बैठे हैं
अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, कोई कराची का बंदा जा रहा है, तो आप पूरा जोर लगा दें कि वो जाए। फायदा कैसे होगा? पहली बात, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल रिवाइवल है वो ये है कि एनफ तादाद में लोग अमेरिका आ जाएं पीएचडी करने, या एनफ तादाद में लोग बैंक में आ जाएं। एनफ में लेट्स सपोज दे नंबर 1 लाख है, तो पाकिस्तान से कोई भी 1 लाख बंदा अमेरिका आ जाए, तो जो पाकिस्तान में 22 करोड़ और 90 लाख लोग हैं 23 करोड़ में से, उन सब का फाइनेंशियल रिवाइवल स्टार्ट हो जाएगा। महंगाई होना बंद हो जाएगी, डॉलर ऊपर जाना बंद हो जाएगा, तो हर रेडी वाले को, हर मजदूर को, हर मिस्त्री को फायदा होगा। दूसरा, ये कंपनीज पाकिस्तान में जाएंगी, तो लेट्स सपोज पाकिस्तान से 5 लाख लोग ट्राई कर रहे थे, 1 लाख इधर आ गए, तो जब गूगल पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोलेगी, तंग आ गए पाकिस्तानी आप बहुत ज्यादा रहे, मैं पाकिस्तान में ऑफिस खोलती हूँ, तो भाई फिर आपको वहां पे गूगल में नौकरी मिलेगी ना। तो पाकिस्तान से हमें 1 लाख बंदे चाहिए दुनिया की टॉप कंपनीज में, नो मैटर वो 1 लाख कोई भी हो, तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल मसला है वो हल हो जाएगा। आपके कंट्री की इंडस्ट्री को बैगिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका कंट्री इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो अभी आप लोग मेरे से एग्री करते हैं कि कोई बंदा कराची का भी जा रहा हो तो आपको बहुत इंतहाई फायदा होगा, और अगर आपको लगता है मैं इसे कोई एक टिप दे दूं जिसके चांस बढ़ जाएंगे, तो आपको लाजमी देने चाहिए। तो जो मेरे से डिसएग्री करते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू हियर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अच्छी बात है, सबने एग्री कर ली है। तो अब आपको पता चल गया कि द ओनली वे टू सक्सेस इज एज अ टीम। अगर टीम 5 लोगों की है, 5 लाख लोगों की है, कोई भी एक बंदा, कोई भी 1 लाख अमेरिका चला जाए तो पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो जाएगा। और जब एक बंदा जाएगा तो विद एवरी 1 मोर पर्सन जो पीछे आने वाले हैं, उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होते जाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। तो सर, आपको ये बातें समझ आ गई हैं? यस सर। जोर से बोलें यार। यस सर। तो मैम आपको भी आ गई है? जी सर, बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। तो दिस इज अमेजिंग। सर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने जॉब के हवाले से किया ना, तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि चूँकि मैं भी ना बीकन हाउस में पढ़ा रहा था, तो कुछ 4 महीने मैंने उधर पढ़ाया, और उन 4 महीनों में मतलब मैं अपना कुछ भी नहीं कर सका। तो अब चूँकि मैंने वो जॉब छोड़ दी है, और मैं अपने स्कॉलरशिप और इन चीज़ों पे ही अब फोकस कर रहा हूँ। तो जॉब जो है, और दूसरा ये है कि अगर हम आईकोड गुरु को भी देखते हैं, तो अभी जितने भी लोग गए हैं, तो वो सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी जॉब्स को एंड किया और आईकोड गुरु पे टाइम दिया, और फिर वो इस तरह से बाहर गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जॉब को क्विट कर दें, कर दें, या तो शुरू नहीं की तो उसको ना किया जाए और स्कॉलरशिप पे काम किया जाए। एग्जैक्टली, जब ये स्कॉलरशिप वाले काम पूरे हो जाएं फिर जॉब शुरू कर दें। तो ये बात तो कुछ महीनों की है ना। जब आप कहेंगे मेरी स्कॉलरशिप की तैयारी पूरी होगी, अब मैंने सिर्फ अप्लाई करना है, तो चले जाएं। देखें, आप अमेरिका में हो तो आपकी एवरेज सैलरी होगी महीने की 1 करोड़, पाकिस्तान में एवरेज लेट्स सपोज महीने की 1 लाख। तो अगर एक बंदा महीने की 1 करोड़ सैलरी के लिए, पूरी उम्र 1 करोड़ सैलरी के लिए 2-4 महीनों की 1 लाख रुपया सैलरी नहीं छोड़ सकता, तो इट इज वेरी क्लियर कि वो और उसकी फैमिली शॉर्ट साइटेड है। कि भाई आपने बच्चे को 16 साल पढ़ाया है, 4 महीने और लगा दो, और रिटर्न कितना आएगा? रिटर्न लाखों गुना ज्यादा आएगा, हर महीने 100 गुना ज्यादा रिटर्न। तो डज इट मेक सेंस? यस सर। तो ये क्योंकि अभी पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं बना, तो इसलिए लोग अभी हेजिटेट करते हैं जॉब छोड़ते हुए। जब एक दफा लोगों को कंफर्म हो जाएगा, तो देन पीपल विल डू इट। और मैंने भी देखें जॉब छोड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह इनकी भी हमें गुड न्यूज बहुत जल्दी मिलेगी। तो हमारे जितने स्टूडेंट जॉब छोड़ते हैं, उनमें से मोस्टली वो सिंगल ब्रेड अर्नर होते हैं फैमिली के, जो अभी तक जिन्होंने जॉब छोड़ी है।
ऐसा नहीं है कि उनके घर में कोई और कमाने वाला है तो उन्हें फायदा नहीं हुआ। उनकी अपनी जॉब कंपनी के फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए इंतहाई जरूरी थी, उन्होंने फिर भी छोड़ दी क्योंकि उन्हें बात समझ में आ गई थी। तो ऑब्वियसली अगर आप जॉब के साथ चीजें कर रहे हैं हाफ हार्टेडली तो फिर टाइम जाया होगा। और अगर आप 1 साल लेट पहुंचते हैं क्योंकि आप जॉब कर रहे थे, क्योंकि आपने जॉब की थी बीच में, तो आपका सीधा सीधा 12 करोड़ का लॉस हो जाएगा आज की वैल्यू मनी, राइट। तो मैं इसमें पैसे इसलिए मेंशन करता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि अपॉर्चुनिटी किस साइज की। अच्छा, जो साथी जिन्होंने नया ज्वाइन किया हुआ, अगर उन्हें कोई बात समझ नहीं आई, कोई बात अजीब लगी है मेरी, तो प्लीज आस्क, आई वुड बी हैप्पी टू रिपीट इट। सर आपने कहा था कि साथ में आप लोग मास्टर्स भी स्टार्ट कर दें वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, तो ये सारी बातें तो फिर उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, लाइक फिर हम किस नहीं, वो तरह ये से है कि जब हाँ तो आप जब आप जीआरई कर रहे हैं तो उस वक्त बेशक स्टार्ट ना करें। पहली बात तो ये है कि आजकल जो नॉर्मल कैरियर है दैट इज 40 ईयर। आप नॉर्मली 40 साल काम करेंगे और जब तक आई थिंक आपका रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा ये टाइम 50 साल पे चला जाएगा। आस्ता आस्ता कैरियर बढ़ रहा है। जिस तरह भी रिटायरमेंट एज है आई थिंक 67 ईयर्स। तो आप अगर 22 साल की उम्र में काम शुरू करते तो आपका कैरियर बन जाता है 45 ईयर्स का। तो 2-4 महीने लेट होने से कुछ नहीं होता, 2-4 साल भी लेट होने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब कैरियर स्टार्ट करें तो वाकई इंटरनेशनल लेवल का हो, तगड़ा कैरियर हो, ठीक है। लोग आपको रेस्पेक्ट से मिलें, लोग आपके पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दें कि भाई इनका जो बच्चा है वो गूगल में काम करता है, ठीक है। तो लोग आपके कंट्री को रेस्पेक्ट दें। तो अब आपको समझ आई है कि मैं आप लोगों पे टाइम क्यों लगाता हूँ, कि आप लोगों के अगर आप लोग आगे आएंगे तो हमें भी फायदा यहाँ पे है ना, बिकॉज अवर इंटरेस्ट आर इंटरलिंक्ड। Yes. जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? कोई और साथी डॉक्टर सर तला के बारे में कुछ कहना चाहे, फीडबैक देना चाहे, वो कैसे मॉडरेटर थे, कोई चीज आपने उनसे सीखी हो तो रिकॉग्नाइज करें उन्हें यहाँ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रिकॉग्नाइज करें। इट इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि बहुत कम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। कि आप, ये ह्यूमन नेचर है कि कोई आपको फेवर देता रहे तो आप उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आप समझते हैं कि ये मेरा हक था और अगले बंदे का फर्ज था। और अगर कोई बंदा आपको थोड़ा सा रूडली बिहेव करे, वो आपको 10 साल बाद या बाद भी याद आता है इसने मुझे ऐसी लुक्स कराई थी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई बंदा, किसी बंदे से आपने कुछ सीखा है तो आप पब्लिकली एक्सेप्ट करेंगे, हाँ जी ये बंदा अच्छा था, मैंने से ये चीज सीखी थी। तो किसी ने सर तला से कुछ नहीं सीखा? सर मैंने जो नई नई आई कोड ग्रुप पे आई थी तो तब मैंने उनसे मशीन लर्निंग का अच्छा, जबरदस्त। लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफी अच्छी समझ आती थी। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। सर मैंने उनकी प्रोफाइल्स को देख के उनकी सीवी को देख के अपनी सीवी बनाई थी, तो उनसे मैंने ऐसे सीखा था। काफी अच्छी सीवी उनकी बनी हुई है। जबरदस्त जबरदस्त। तो उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी कि वो डरते नहीं थे शेयर करते हुए, नहीं नहीं अभी नहीं बताना, मैं पहले अमेरिका चला जाऊं फिर बताऊंगा। ऐसा नहीं करते। जब उनका प्रोफेसर से इंटरव्यू आया तो उन्होंने उसी टाइम पब्लिकली बता दिया था स्लैक पे कि जी मेरा एक इंटरव्यू होने जा रहा है। हालांकि वो बहुत उस टाइम ऑब्वियसली अंडर प्रेशर थे,
जब इंटरव्यू हो गया तो उन्होंने रिजल्ट आने से भी पहले बता दिया कि इंटरव्यू कैसा हुआ है। जब रिजल्ट आया उन्होंने फिर बताया कि मेरा रिजल्ट आया है। जब उन्होंने वीजा एप्लीकेशन फिल किया तो उन्होंने बताया मैं वीजे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जब वीजा हो गया तो उन्होंने आके पोस्ट लिखी है कि मेरा वीजा इंटरव्यू कैसा रहा। अभी जब वो जहाज पर चढ़ रहे थे तो आपने देखा उन्होंने पोस्ट किया कि भाई मैं जा रहा हूँ। अमेरिका पहुंच के उन्होंने पोस्ट की, अपनी पिक्चर शेयर की। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। हमारे यहाँ लोग चांद में भी पहुंच जाएं तो कहते हैं नहीं नहीं अभी किसी को बताना नहीं है, नजर लग जाएगी। तो वो ये हमारे अंदर का डर होता है, और ये जितनी जल्दी निकला है उतना अच्छा। सही कह रहा हूं मैं? बाकी आपके कई सेशन Yes, sir. फेलोज होंगे जो कि अमेरिका पढ़ने चले जाएंगे और वो कभी किसी को नहीं बताएंगे वो गए हैं। कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि यार ये आसान काम है, आप भी कर सकते हैं। तो सर तला में ये बहुत एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी, इट वाज एक्सेप्शनल बाकी चीजों के साथ साथ। तो अपने अंदर का डर निकाल दें। डर हमेशा बंदे के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। हम हमेशा अपने ही चीजों से डर रहे होते, दुनिया ने कुछ नहीं करना होता। तो ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। फेलियर होता है पब्लिकली बताएं फेलियर हुआ है। जिस तरह हमारे एयर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी आसिया खालिद, वो गूगल कंपटीशन में गई, उनका आया 0 स्कोर, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। उन्होंने उस पर भी पोस्ट लिख दी 0 स्कोर वाले सर्टिफिकेट के साथ। अब इस बात को हो चुके हैं 2 साल, लेकिन देखें मुझे अभी भी उनका नाम याद है उस पोस्ट की वजह से। उन्होंने पोस्ट क्या लिखी थी कि जी मैं कंपटीशन में गई, 4 घंटे मैंने जोर लगाया, एक भी सवाल नहीं हुआ, लेकिन मैं तो अभी दूसरे सेमेस्टर में हूँ। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कंपटीशन में आऊंगी तो आई विल बी बेटर प्रिपेयर एंड आई विल परफॉर्म बेटर। तो दीज आर द क्वालिटीज जो बंदे को आगे लेके जाती है। ऐसी क्वालिटीज कंपनी देख रही होती है, ऐसी क्वालिटीज सीनियर देख रहे होते हैं, हाँ ये बंदा काम का है। तो जिसका डर ना निकला वो पूरी उम्र ही डर रहा है। उसकी जॉब लग जाए फिर भी कहता है बताना नहीं अभी किसी को, पता नहीं क्या हो जाएगा, पहले ज्वाइन तो कर लूं। डज इट मेक सेंस? यस सर। हाँ, तो डर निकाल दें अपने अंदर का, ईगो निकाल दें। जो आपका ओरिजिनल पर्सनालिटी है उसकी रिस्पेक्ट करें, आपकी अपनी ओरिजिनल कैपेबिलिटीज की रिस्पेक्ट करें। अल्लाह पे ट्रस्ट करें कि अल्लाह ने आपको उसी तरह सारी कैपेबिलिटीज दी हैं जिस तरह किसी और को दी हैं। तो जब विन करें तो शेयर करें, जब फेल हूं तो शेयर करें, क्योंकि ये भी एक मुश्किल काम होता है और ये लर्न करना है आपने अगर आपने लाइफ में आगे जाना है। तो राइट जी, मैंने टाइम काफी ले लिया, बल्कि मेरा ख्याल ओवर टाइम हो गया हम, राइट? तो क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मैं थोड़ा लंबा बोल जाता हूँ, आई टेक लिटिल मोर टाइम। तो किसी का कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आई हैव ऑल द ईयर्स। तो आप ये सोचो कि मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ? हालांकि इस पे मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिलती है, इसलिए कि माई नर्व्स आर स्ट्रॉन्गर देन द पीपल हु क्रिटिसाइज। तो इट इज 4th ईयर। तो शुरू में ऑब्वियसली बहुत क्रिटिसिज्म होती थी, अभी बहुत क्रिटिसिज्म सुनने को मिलती है। और नॉर्मली जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो मेरे से बहुत सीनियर होते हैं, मेरे से ज्यादा अकम्पलिश्ड होते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? तो और उससे क्या हो रहा है? उससे ये फायदा हो रहा है कि आज आप बैठे हुए हैं यहाँ पे और आज आप ख्वाब देखने के काबिल हैं कि हमने दुनिया की टॉप कंपनीज में जाना है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है। तो ये रिवार्ड वो मिल रहा है, ऐसा ही है। Yes. सर। तो आप लोग ऑब्वियसली अप्रिशिएशन तो देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपने वो कभी नहीं देखी जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं मुझे। तो और आपको लोगों को कभी मेरी टोन में भी डिफरेंस फील नहीं होता होगा कि क्या आपको लगे टोन वीक है, या आपको लगे मेरे में एनर्जी नहीं है, या मेरी बातों में मुझे खुद यकीन नहीं है, मैं हाफ हार्टेडली बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा फील हुआ है? नहीं सर।
नेवर सर। है ना। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन द क्रिटिसाइजर। मैं एक स्माइल उन्हें देता हूँ और दिल में कहता हूँ कि मैं प्रूफ करूंगा कि तुम गलत है। मेरी डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, और फिर मैं अपने रिजल्ट से उन्हें गलत साबित कर रहा हूँ। तो जब मैं लिंक्डइन पे एक पोस्ट लगाता हूँ तो बेशुमार लोग जो डाउट करते हैं आई कोड गुरु में, तो वो उनको एक जवाब होता है कि देखो हम जिंदा हैं, देखो हम सरवाइव कर रहे हैं और देखो हम अचीवमेंट्स भी ले रहे हैं। राइट। तो क्या होगा कि आस्ता आस्ता जो लोग डिसएग्री कर रहे हैं वो भी आस्ता आस्ता कन्विंस होना शुरू हो जाएंगे और होल नेशन का ट्रेंड उस तरफ बनना शुरू हो जाएगा। अभी भी आप देखते होंगे कि आई कोड गुरु इन इट्स 4th ईयर, तो कुछ ना कुछ लोगों को पता चल रहा है, कुछ ना कुछ लोग बातें कर रहे हैं एटलीस्ट। राइट। कुछ ना कुछ चेंज आ रही है ग्रास रूट लेवल पे स्टूडेंट्स में। तो इसी तरह कुछ लोगों को कन्विंस होने में टाइम लगता है, तो दैट इज ऑल फाइन। क्योंकि अगर आपसे सब लोग खुश हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑनेस्ट नहीं है, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू या आपकी ओपिनियन ही नहीं है कि कोई आपसे डिसएग्री करे। जो बंदा सामने बैठा हुआ आप बस उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते। तो जब किसी बंदे को की बात समझ ना आए तो इट इंडिकेशन के या तो आपकी बात बहुत अच्छी है या आप अभी इमेच्योर हैं और आपकी जो बात है वो सही नहीं है। ऐसी बात ही है। ऐसे तो इंशाल्लाह जी लेट्स अप्लाई टुगेदर, लेट्स हेल्प ईच अदर। अगर आप लीडर बनना है अपने आप से पूछें, डू यू वांट टू बी अ लीडर? और अगर लीडर बनना है तो चीजें छुपाना बंद कर दें। जो बंदा कराची में बैठा है, जो बंदा मुल्तान में बैठा है, उसकी भी हेल्प करें। रिवार्ड में अल्लाह आपको भी हेल्प देगा, क्योंकि आपको पता चला जाए तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा है। राइट। दैट इज द ओनली वे फॉर द फाइनेंशियल रिवाइवल ऑफ द कंट्री। दैट इज द ओनली वे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। इन कंपनीज के पास है। अगर ये कंपनीज पाकिस्तान में ऑफिस नहीं खोलती तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। वो जमाना गया जब आप चावल और कपास बेच के तो कंट्री चला लिया करते थे। अब टेक्नोलॉजी का दौर है। वी नीड टू बी अ टेक्नोलॉजी कंट्री, वी कैन नॉट बी अ एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चर कंट्री को एक और भी वर्ड दिया जाता है, वो क्या होता है? एग्रीकल्चरल कंट्री को क्या कहते हैं? दूसरे एक और अंडर डेवलप्ड कंट्री भी कहते हैं इसको। लेकिन चूंकि वो वर्ड यूज करें तो ऑब्वियसली हर बंदे को बुरा लगेगा, तो इसलिए वो वर्ड यूज नहीं किया। तो अमेरिका में भी 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले एग्रीकल्चर से 70% लोग अटैच थे। 70%। जब एग्रीकल्चर रिवाइवल आ गया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीनें बन गई, तो फिर सिर्फ 2% रह गए। और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे फ्रांस आता है। तो अगर पाकिस्तान में अभी भी 70% लोग एग्रीकल्चर से अटैच है, तो व्हाट डज इट मीन कि पाकिस्तान 17th सेंचुरी के अमेरिका की तरह का। डज इट मेक सेंस? यस सर। सर 2% अटैच्ड है, उसके बावजूद भी सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्टर है वो। बिल्कुल। क्योंकि अगर लेट्स सपोज, आपको पता है एक मुरब्बा कितना होता है? 25 एकड़ होते हैं उसमें। तो पाकिस्तान में अगर 25 एकड़ पे आप लगाए ना कैरेट, गाजरें लगाएं, तो आपको 100-200 बंदा चाहिए सिर्फ गाजरें उखाड़ने के लिए। तो अमेरिका में आपका 10 मुरब्बे का भी एक खेत हो ना, तो आपको बंदे टोटल 3 चाहिए होते। वो 3 बंदे एक ही दिन में 10 के 10 मुरब्बे से गाजरें उखाड़ के मंडी में पहुंचाते। तो इसलिए ये डिफरेंस है।
यहाँ पे हर चीज ऑटोमेटेड है। पाकिस्तान में भी ऑटोमेटेड है, ट्रैक्टर वगैरह आगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली लोगों के पास होता है 1000 एकड़ 1500 एकड़ इस तरह लैंड होती है। पाकिस्तान में आजकल लोगों के पास लैंड है 2 एकड़ 3 एकड़। तो ये डिफरेंस। आपने सुना होगा कि अमेरिका अपनी काफी सारी गंदम समंदर में फेंक देता है। तो वो किस लिए फेंकता है कि जो आपकी सी एनिमल्स हैं वो गंदम खाएं। वो इसलिए नहीं फेंकता कि जाया हो जाए। हम पाकिस्तान में समझते हो शायद जाया कर दें। एनीवे वो जो है लेट्स कम बैक टू टॉपिक। तो इंशाल्लाह भाई प्लान करके बड़ी रिफाइंड एहतियात के साथ प्लानिंग करें जीआरई में अच्छा स्कोर लेने। राइट। तो अगर आपके पास दिन में 6 घंटे हैं तो 6 घंटे में से 2 घंटे पढ़ें, 4 घंटे रेस्ट करें और ज्यादा आवर्स ना लगाएं, थोड़े थोड़े आवर लगाएं और छोटे छोटे स्पर्ट्स में पढ़ें। मतलब 30 मिनट पढ़ें, फिर 2 घंटे रेस्ट करें, फिर 30 मिनट पढ़ें, फिर 2 घंटे रेस्ट करें। रेस्ट में नमाज पढ़ लें, रेस्ट में बाहर निकल जाएं, वॉक कर लें। रेस्ट में ये ना हो कि किसी के साथ बहस में पड़ जाएं क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है। रेस्ट में सोशल मीडिया यूज नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं होना चाहिए अखबारों में क्या हो रहा है, क्योंकि उसका आपके कैरियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं, जीआरई का है। तो इस तरीके से करें। तो उम्मीद है मेरे से आज आपने कुछ सीखा होगा। कौन साथी हैं जिन्हें लग रहा है कि मेरी आज की इस मीटिंग बातों से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है? हैंड रेज कर सकते हैं। जबरदस्त। मैं हैंड रेज एक और वजह से भी करवाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कंप्यूटर में कितने लोग बैठे हुए हैं, है ना, और कितने लोग इंटरेस्ट लूज करके कुछ और करना शुरू कर दिए इन्होंने। तो बिल्कुल जी, तो इट इज डूएबल, लेट्स डू इट। तो ओवर टू द होस्ट। अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन तो मैं ले। तो जेहन में जितने क्वेश्चन आया कि करें, पूछा करें। जो बोंगा सवाल होगा मैं उसे बता दूंगा भाई ये सवाल बोंगा है, और रीजन भी बता दूंगा क्यों बोंगा है। तो डू नॉट हैव द फियर कि कोई बंदा आपको जज करेगा, क्योंकि स्टूडेंट का काम ही लर्न करना होता है। स्टूडेंट इसीलिए स्टूडेंट होता है कि वो उसे सारी चीजें पता नहीं होती। जी ओवर टू द होस्ट जी। ओके, हमारी मीटिंग का टाइम हो चुका है, तो फिर सर अयाज हम लोग एंड कर मीटिंग को एंड कर दें। जी मैम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एंड कर देते हैं। जी, वोकैबुलरी से रेलेवेंट या जीआरई से रेलेवेंट किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी श्योर। मेरा सर जफर से क्वेश्चन है। जी पूछे। सर जिस तरह अभी हम ये आइल्स और जीआरई की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद हम जो अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए वो उसके लिए करेंगे 2024 के अंदर, मतलब 1 साल के बाद हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे। तो ये जो 1 साल का गैप आता है, ये मतलब लाजमी है कि आना ही आना है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि अमेरिका में जब आप अप्लाई करते हैं तो आप आफ्टर 6th सेमेस्टर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर हमें जिस तरह पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है इस बात का, तो भाई जब पता ही नहीं है तो ऑब्वियसली 1 साल जाया हो जाएगा। लेकिन ये जाया नहीं हो जाएगा, बड़े काम है करने वाले। गूगल की तैयारी करनी होती है तो वो हम इस 1 साल के दौरान करेंगे पाकिस्तान में बैठ के, ताकि जब आप यहाँ पे मास्टर खत्म करें तो आप डायरेक्टली गूगल में जाएं 1 करोड़ रुपया महीना वाली नौकरी पे। वरना मोस्टली लोग उन नौकरियों में जाते हैं जिनमें पैसे भी बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में। गूगल में मिलती नहीं क्योंकि तैयारी नहीं होती। फिर अमेरिका में जो मास्टर है उसमें कंपटीशन होता है, क्योंकि दुनिया से असली जीनियस लोग आए होते हैं। हम तो गए ना कि शॉर्टकट यूज करके जा रहे हैं, टेक्निक्स यूज करके। तो उनके सामने अच्छा जीपीए कैसे लेना है, तो वो हम अमेरिका जाने के लिए
जहाज में बैठने से पहले हम एक दफा एमएस का कोर्स खत्म करते हैं, तो वो आपने इस 1 साल के दौरान करना खत्म, वो हम आपको हाईकोर्ट गुरु पे करवाएंगे, पूरे के पूरे मास्टर का कोर्स खत्म। तो इस तरह के काम करने होते हैं। क्या हमने ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाना है, हमने यूनिवर्सिटी में जाके अच्छा जीपीए लेना है, अच्छा जीपीए मीन 4 जीपीए, और उसके बाद हमने गूगल में जाना है। तो ये तैयारी अगर आप अभी नहीं करेंगे तो अमेरिका आके आपके पास टाइम ही नहीं होगा। फिर अब ये हो जाएगा कि 20 साल किसी और कंपनी में नौकरी करते रहेंगे और बड़ी मुश्किल से खर्चा पूरा करते रहेंगे। Does it यस make सर, sense? यस सर। तो जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ना। अभी देखें पाकिस्तान में 10,000 पीएचडी है, तो वो चूंकि उस पीएचडी ने ये चीजें नहीं थी की हुई, तो उनकी पीएचडी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, ना उनको ना कंट्री को। यस सर। तो ये फायदा, ये काम करने वाले हैं। तो इसलिए आप तो बिल्कुल फिक्र ना करें, ये आपकी जिंदगी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये आपका टाइम जाया नहीं होगा। ठीक है। सर अभी मैं तो ना, अभी मैं मतलब मैं 6th सेमेस्टर में फ्री हूँ, 6th सेमेस्टर के बाद फ्री हुआ हूँ, तो मैं आइल्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान ये है कि अभी मैं, छुट्टियाँ थोड़ी ही रह गई हैं, तो मैं जब मेरा खत्म हो जाएगी यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं जीआरई करूँगा फ्री होकर। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी मैं, मेरा प्लान ये है कि मैं रिसर्च बेस्ड कोई प्रोजेक्ट करूँ, होपफुली अच्छा, फोकस होकर यूनिवर्सिटी का काम ही करूँ। रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होता है वेस्टेज ऑफ टाइम, ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे कि ये क्यों वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप अभी आइल्स का एग्जाम दें और इस साल भी अप्लाई करें, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, स्कॉलरशिप मिल जाए। यस सर। ठीक है, और अगले साल फिर जीआरई करके तो फिर दोबारा अप्लाई करना शुरू कर दें। चलें ठीक है सर। दिस इज द। और ये रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं ये वेस्टेज ऑफ टाइम होते हैं, इनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। गूगल में जाने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं, ना सर अभी मैं, मास्टर के स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा मास्टर, ठीक है, सही है। मास्टर के तो लिए भी। इसमें ये होता है कि वो, मैंने ये सुना था कि आपको अगर जैसे हम रिसर्च बेस करेंगे, एआई के रिलेटेड करेंगे, तो हमें वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर से जरा जल्दी मिल जाएगा स्कॉलरशिप। यार नहीं मिलेगा, शॉर्ट आंसर ये, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो हमारे पास और भी बड़े काम है करने के। हमने गूगल के लिए लीड कोड की तैयारी करनी है। हमने अगर 3 महीने में रिसर्च एक पब्लिश करना है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि हमारी अभी पढ़ाई अच्छे लेवल की नहीं है, तो इन 3 महीनों में गूगल की तैयारी कर लें लीड कोड की। ठीक है, तो सर फिर वो फाइनल प्रोजेक्ट कौन सा करे, डेवलपमेंट वाला? यार ये फाइनली प्रोजेक्ट किसी और दिन डिस्कस करते हैं ना। फाइनली प्रोजेक्ट एक ओके हफ्ते में हो जाता है, ओके ओके एक हफ्ते से ओके सर। एक हफ्ते से ज्यादा फाइनली प्रोजेक्ट में अगर आप लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप प्लान सही नहीं कर रहे। ओके सर। ठीक है, एक अच्छे फाइनली के प्रोजेक्ट के लिए एक हफ्ता बहुत है। तो वो आप आइल्स करें पहले, तो वो जब उसका टाइम आएगा हम गाइड करें। ओके सर। ठीक है, ये उम्मीद है बाकी लोगों को भी बात पता चल गई होगी, तो हम इस पे बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक। सही है, तो चलें जी, ओवर टू द होस्ट।